ओके, तो आज अपना चैप्टर है मैनेजमेंट रिसोर्सेज। अब देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज का, व्हाट आर रिसोर्सेज। देखो, एक्चुअली हम सभी ह्यूमंस की कोई ना कोई बेसिक नीड्स या फिर अदर देन बेसिक नीड्स होती है। हमको वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, फूड चाहिए, हमको क्लोथ्स चाहिए, एक हाउस चाहिए, ये सारी सारी फैसिलिटीज हमको चाहिए, यस और नो। तो ये हमारी बेसिकली कुछ एक नीड्स है, ठीक है। तो व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स। व्हाट आर रिसोर्सेज? थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स। रिसोर्सेज वो चीज है जो कि हमारी नीड्स को पूरा करे। अब अगर वो थिंग मेरे को नेचर से मिल रही है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? देखो, बेसिकली क्या है मैनेजमेंट, मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द नेचुरल रिसोर्स सच ए वे सो एज टू अवॉइड देयर मिसयूज एंड गेट द एफिशिएंट यूज ऑफ इट। देखो, ध्यान दो, रिसोर्स एक ऐसी चीज जो कि मेरी नीड पूरी करता हो, और अगर वो चीज मेरे को नेचर से मिल रही है, अगर वो चीज मेरे को नेचर से मिल रही है तो वो नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। और अब मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजमेंट का मतलब क्या? बेसिकली मैनेजमेंट मींस एक सिस्टम डेवलप करना, टू डेवलप अ सिस्टम। और कैसा सिस्टम? कि उस सिस्टम से मेरे को ये जो नेचुरल रिसोर्स है, एक तो मैं उनका वेस्टेज भी ना करूं, मैं नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना करूं, और बेस्ट से बेस्ट यूज भी कर लूं। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द सिस्टम इन विच वी अवॉइड वेस्टेज, नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज भी ना हो, प्लस उसका एफिशिएंट यूज हो, मतलब बढ़िया से बढ़िया यूज हो। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब हम लोग करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे। एक तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, उनके हम क्या क्या यूजेज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। अब देखो, इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़े, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एक्चुअली? देखो, आज से 50-100 साल पहले अपने दादा परदादा ये लोग भी प्लांट्स यूज करते ही थे, ये लोग भी नेचुरल रिसोर्स यूज करते ही थे, लेकिन आज वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें अभी की नीड्स भी पूरी हो जाए। अभी की मतलब प्रेजेंट टाइम की नीड्स तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमको नेचुरल रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी बचा के रखने पड़ेंगे। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप नेचुरल रिसोर्स अभी कभी खत्म नहीं करते, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर आप सिस्टमेटिक वे से अपनी नीड पूरी करते हो, प्लस आप नेचुरल रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी बचा के रखते हो। तो ये तीन डेफिनेशन समझ में आ गए ना, ये एक एक मार्क्स की आ जाती है। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया, यस और नो? बेटा, लैग का तो क्या करूं मैं, आइडिया को कंप्लेंट भेजता हूँ आज, डोंट वरी, कि नेटवर्क इशू बहुत आ रहे हैं तुम्हारे। और ये पिछले 10 दिन में ज्यादा हो रहा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि 10 दिन में पिछले कुछ ज्यादा ही आइडिया के नेट इश्यू आ रहे हैं। अब देखो, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमको नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना क्यों पड़ रहा है। वाई वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें हमारे रिसोर्सेज मैनेज क्यों करने पड़ते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, एक्चुअली हमारे रिसोर्स क्या है? दे आर
लिमिटेड, अपने पास जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उनमें से ज्यादातर कैसे है, लिमिटेड अमाउंट में। अगर हमने उनको मैनेज्ड वे में यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें से भी कुछ एक नेचुरल रिसोर्स तो ऐसे हैं, अगर एक बार खत्म हो गए ना तो लाखों करोड़ों साल मिलने वाले नहीं है। वो कौन से ऐसे रिसोर्स है जो अभी मैंने खत्म कर दिया तो लाखों करोड़ों साल मेरे को नसीब नहीं होने वाले? कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसे रिसोर्स का? यस, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। सेकंड चीज, हमको क्यों ये मैनेज करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म यूज। हम काफी लॉन्ग टर्म में इनका यूज कर पाए इसलिए इनका मैनेजमेंट जरूरी है। हमको ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैं ही नहीं, आगे नेक्स्ट जितनी भी जनरेशन आए, नॉट ओनली माई नेक्स्ट जनरेशन, अगली जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आए, उन सबको ये रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज, हमको शॉर्ट टर्म में देखना ही नहीं है। ये वाला जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कोई मेरे को मतलब बताएगा, ये इसका मतलब क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का? कोई मेरे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताएगा कि हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोलो। यस, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनपे सबका बराबर हक है, सभी ह्यूमंस का बराबर हक है, नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उन सब का बराबर हक है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर वाटर है तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं है, एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है। प्लस अगर ह्यूमंस भी है तो ये नहीं कि कोई एक आदमी बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहा है और किसी को जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा। इसलिए हमको मैनेज करना पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही जरूरी है। मींस रिचर ज्यादा रिसोर्स, चलो वो तो चलो पे करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हद से ज्यादा रिसोर्स यूज करके उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करें। और कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने रिसोर्स यूज कर रहे हैं हद से ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा, और दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि जिसको जितना मिलना चाहिए रिसोर्स वो भी ना मिल रहा हो, ठीक है। थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेव इन्वायरमेंट। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेज्ड वे में यूज नहीं किया तो अपना इन्वायरमेंट बचेगा नहीं। तो अगर इन्वायरमेंट बचाना है आपको तो आपके नेचुरल रिसोर्स आपको मैनेज्ड वे में ही यूज करने पड़ेंगे। समझ में आ गया, यस और नो? सो व्हाई वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर लिमिटेड। सेकंड, लॉन्ग टर्म यूज हमें देखना है, जिसको आप सस्टेनेबल यूज भी कह सकते हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड टू सेव द इन्वायरमेंट। ओके, समझ में आया ना ये? अब है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले, व्हाट इज फॉरेस्ट? Forest is a large area where plants and animal live in their own system. What is a forest? A large area on which trees, other plants grow naturally, live in their own way. ठीक है? तो forest की definition, it is large area where plants and plants and animals live freely and grow on their own. On
देयर ओन। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा लार्ज एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रीली रहते हैं अपने ही हिसाब से, उसमें ह्यूमन डिस्टरबेंसेस नहीं होते और खुद ब खुद ग्रो करते हैं। ठीक है, ये किसका है? ये माइक बंद करो। हेतु असारी, माइक बंद कर। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ क्या होती है? देखो, वाइल्ड लाइफ नाम से ही पता चल गया होगा, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है वाइल्ड लाइफ की, नो इश्यू। एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स इन फॉरेस्ट, लिविंग इन फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग इन फॉरेस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट मेक वाइल्ड लाइफ। देखो, फॉरेस्ट वो वाला एक लार्ज एरिया है जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने ही हिसाब से बड़े होते हैं, अपने हिसाब से उनका पूरा सिस्टम है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वहीं पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर हैं, उन्हीं को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। याद रखना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना। वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए वर्ड फ्लोरा एंड फोना यूज होता है। फ्लोरा प्लांट्स के लिए, फोना एनिमल्स के लिए। ये वर्ड ऑलरेडी सुना है क्या नहीं, फ्लोरा एंड फोना? ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट को बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, याद रखना, फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी वेराइटीज। एक्चुअली होता क्या है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज होती है, एक सिंगल टाइप की स्पीशी नहीं होती, बहुत सारी टाइप की स्पीशीज होती है। इसी वजह से फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। क्यों? वहां पर बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वहां पर लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है, इसलिए उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? बताता हूं, फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। क्यों? एक्चुअली होता है क्या है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज है, एक सिंगल स्पीशी नहीं है। इसी वजह से उसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉरेस्ट को। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार आता है क्वेश्चंस में, बोर्ड में, स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। इससे पहले कि हम पढ़े आगे, तुमको स्टेक होल्डर का मतलब पता होना चाहिए। स्टेक होल्डर मीन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारा टीचिंग का धंधा है, तो हम लोग एजुकेशन फील्ड के स्टेक होल्डर्स हैं, तुम भी उसके स्टेक होल्डर हो। क्यों? क्योंकि तुम भी एजुकेशन फील्ड से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखाते हो, तुमको भी उसमें से कुछ चाहिए। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट मीन्स कौन वो लोग हैं जिनका फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्यादा काम रहता है, या फॉरेस्ट जिनके लिए बड़ी इंटरेस्ट की चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले आते हैं द पीपल, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट।
स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? उनका घर का खाना पीना इनकम हर एक चीज। आई कांट डू एनीथिंग इन दैट। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। अब देखो, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ना उनके लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। क्यों? उनका फूड, शेल्टर, इनकम हर एक चीज फॉरेस्ट से ही है। लकड़ी जलाने के लिए, फ्रूट्स चाहिए, गाय भैंस चराने के लिए, हर एक चीज वो फॉरेस्ट से उनको मिलती है। तो स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। सेकेंड इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली होता है क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू टैक्स। फॉरेस्ट में जो लोग घूमने आते जाते हैं उसके टिकट का पैसा, प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि फॉरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। ठीक है, मोर एवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जंगल काटने हैं कि नहीं, किसको देना है, किसको जंगल काटने नहीं देना है, ये सारा डिसीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहता है। और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, सारे के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो, मतलब बिजनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस पूरा फॉरेस्ट बेस्ड है। कोई भी अगर इंडस्ट्री, जैसे कि वुड इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, इन सब का सारा के सारा बेसिक माल कहां से आता है? जंगल से। ठीक है, तो इनका जो पूरा पूरा बिजनेस है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जिनको पानी चाहिए या फिर जिनको लकड़ी चाहिए या फिर जिसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में से आता है तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट इस फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स है। अब इसके बाद आता है एक्टिविस्ट। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचर लवर होते हैं। तो अगर फॉरेस्ट में कुछ भी गलत होता है तो ये लोग आवाज उठाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। तो इसके अंदर आ जाते हैं फॉरेस्ट एक्टिविस्ट। इनका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन क्या है, ये बेसिकली दे वांट फॉरेस्ट एज इट इज। वो नहीं चाहते फॉरेस्ट को कोई इफेक्ट पड़े। तो ये लोग फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, जस्ट वेट वेट। अब देखो, ये सारे के सारे फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता ही है लगभग ज्यादातर। हु आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट? द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉरेस्ट एक्टिविस्ट। समझ में आया? बट एक्चुअली सॉरी, कॉल आ रहा है पीछे से इसलिए। ठीक, अब देखो, एक्चुअली होता क्या है, एक टर्म है जिसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर टर्म है जो हम फॉरेस्ट को रीग्रो करते हैं ना, वापस से प्लांट्स उगाते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स या फिर अफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं। तो इस टर्म को क्या यूज किया जाता है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर मीन्स एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर आप कहीं पे जंगल काटते हो तो दूसरी जगह आप उतने ही प्लांट्स उगा दोगे। एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो कि जंगल बचे रहें, अगर आप चाहते हो कि जंगल बचे रहें,
तो उसमें देखो, अगर आपको जंगल बचाना है ना, तो यही वो लोग हैं जो जंगल बचा सकते हैं। समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूं? जो लोग जंगल का यूज करते हैं ना, वो ही लोग जंगल को बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु आर द पर्सन्स ऑफ पीपल हु कैन सेव द फॉरेस्ट? वैसे सभी एनिमल लिविंग इन कंट्री कैन सेव द फॉरेस्ट, लेकिन इन लोगों का रोल ज्यादा रहता है। क्यों? ये ही फॉरेस्ट का यूज करते हैं और बचा भी यही सकते हैं। जैसे कि लोकल पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, यही लोग ऐसे लोग हैं जो कि जंगल बचा सकते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल थे, चिपको मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? चिपको मूवमेंट और खेजड़ी विलेज। देखो एक्चुअली है क्या, खेजड़ी एक गांव का नाम है, खेजड़ली गांव का नाम है। वहां पर एक राजा ने पेड़ काटने के लिए भेजे, तो वहां के लोगों ने पेड़ काटने नहीं दिए। चिपको मूवमेंट, यहाँ पर भी जब एक ठेकेदार के जो बंदे थे वो पेड़ काटने गए, तो वहां के गांव की जो लेडीज है वो पेड़ के चारों तरफ लपेट के खड़ी हो गई कि नहीं, अगर आपको पेड़ काटना तो पहले हमारा गला काटना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपना गिर फॉरेस्ट है, ओनली एंड ओनली एशियाटिक लॉइन का प्लेस गुजरात में, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पीपल इन दोनों ने ही मिलकर पूरा गिर फॉरेस्ट मेंटेन किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर जंगल काटते हैं तो वो एक्चुअली इतना प्रॉफिट कमाते हैं कि वो अगर कोई बैरन जगह है, बंजर जगह है, वहां पर पेड़ लगवा सकते हैं। और फॉरेस्ट एक्टिविस्ट का तो ये काम ही रहता है कि जंगल खराब ना हो। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, वो है वाटर। वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल। अब देखो, वाटर एक ऐसी चीज है जो कि हमको चाहिए ही चाहिए। एक तो जिंदा रहने के लिए चाहिए, दूसरी चीज इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन के हर एक रिसोर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर का रोल होता ही होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वाटर में मिलता कहाँ कहाँ से। इसकी बहुत सारी जगह है, रेन, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, ग्राउंड वाटर। देखो मैं पहले ही बता देता हूं, मैंने ग्राउंड वाटर पे अलग से सर्कल किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें अब हर एक चीज एक एक करके बताता हूं। देखो बेसिकली होता क्या है, रेन। अगर हम रेन की बात करें, रेन अपना इंडिया को ज्यादातर रेन मॉनसून सीजन में आती है। मॉनसून सीजन मीन्स यू कैन टेक इट जून, जुलाई, अगस्त, ये मेन 3 महीने हैं। ये ओनली हार्डली 3 to 4 मंथ्स रहते हैं। मतलब रेन अवेलेबल हुई तो ही, और वो भी साल के 3-4 महीने ही, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हाँ, रेन जहां पर बहुत ज्यादा होता है वहां पानी की कमी नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी जगह है जहां पर रेन बहुत कम होती है और उसके भरोसे बैठा नहीं जा सकता। दूसरी रही रिवर्स। अपने इंडिया में दो टाइप की रिवर्स है, एक तो फुल टाइम वाली और एक सीजनल। रिवर्स बहुत ही अच्छी चीज है जो फुल टाइम है, जो कि ग्लेशियर से पिघल के आती है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई। ये जो एरियाज है जो इस नदी के आसपास होते हैं वो बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। लेकिन जो सीजनल है, जैसे कि अपनी माजूम नदी देखी है, माजूम मोड़ासा वाली, वो कभी बहुत ज्यादा बारिश हुई तो ही भरेगी, नहीं तो हमेशा सूखी रहती है। ठीक है? तो जो रिवर्स है वो भी कुछ एक एरिया में हर वक्त पानी देती है, लेकिन कुछ एक एरिया में हर वक्त तो पानी देती नहीं है। लेक्स जहां हुई वहां ठीक है। अब देखो डैम। डैम एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है? डैम क्या है? डैम इज ए स्ट्रक्चर एट एनी रिवर और एनी प्लेस विच स्टॉप्स द वाटर एंड कलेक्ट्स इट। अब डैम के बहुत सारे फायदे हैं। क्या? डैम है तो अपने इरिगेशन हो जाएगी,
कैनल्स के थ्रू। डैम है तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, इरिगेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डैम के आजू बाजू में कोई सिटी है तो वहां की वाटर सप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है। अब हाँ, क्या ओपन है मीटिंग, कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। डैम, देखो डैम्स जो है वो, डैम्स के फायदे बहुत है। इरिगेशन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, सिटीज में वाटर सप्लाई चली जाती है। ये इसके कुछ एक बड़े बड़े फायदे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डैम के जितने ज्यादा फायदे हैं उतने ही कहीं ना कहीं डैम के क्या है, ये डैम के फायदे के साथ साथ डैम के डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डैम बड़ा बनाओगे तो बहुत सारे गांव और नदी, सॉरी गांव खेत और फॉरेस्ट, ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? अगर डैम बड़ा होगा तो ये क्या होगा, आजू बाजू के गांव और जंगल किस में चला जाएगा सारा के सारा? अरे कॉमन सेंस तो लगाओ, अगर कोई डैम है बहुत बड़ा तो उसके डैम के पीछे वाले गांव क्या पानी के अंदर आएंगे कि ऊपर तैर के आ जाएंगे? तो एक बात याद रखना, डैम बनाने की वजह से बहुत सारे गांव और डैम के आजू बाजू का जंगल चला जाएगा। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स बहुत होती है। डैम जो है वो रिवर का नेचुरल फ्लो रोक देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? नदी का काम है बहते जाना, डैम क्या करता है उसके फ्लो को रोक देता है। तो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है ही, डैम को बनाने से पहले ही हजारों करोड़ों का खर्चा होता है सीमेंट का उसको खड़ा करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर डैम टूटता है तो वहां का आजू बाजू का एरिया फ्लड प्रोन हो जाता है, मतलब वहां फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास कि ये सब चीजें, इसमें भी कोई ना कोई तकलीफ है, इसमें भी कोई ना कोई तकलीफ है, इसमें भी कोई ना कोई तकलीफ है। ये एक ऐसी चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर, जो मेरे पास कैसे अवेलेबल रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर ही एक ऐसी चीज है जो मेरे पास 24 आवर अवेलेबल रहता है। डैम बारिश नहीं हुई सूख जाएगा, नदियां आधी सीजनल है, प्लस रेन वो तो मॉनसून में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी पानी के रिसोर्सेज है ना ये वाले, ये सबको अगर मैं पॉल्यूट कर दूंगा ना, ये मेरे काम के नहीं है। रिवर्स में इंडस्ट्रीज का कचरा जा रहा है, पॉल्यूट हो गई, मेरे काम की नहीं रही। डैम के अंदर कोई, मान लो कि डैम के अंदर उसके अंदर भी कोई डैम मान लो कि टूट फूट जाए तो वो तो पानी गया मेरे हाथ से ही। रेन वो फिक्स्ड नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, वो लास्ट वाली। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो? ग्राउंड वाटर एक ऐसी चीज जो मेरे पास 24 आवर अवेलेबल रहती है। याद रखना, पानी वही काम का है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लेशियर्स हिमालय में है, गंगा यूपी बिहार में है, मैं गुजरात में बैठा हूं, कुछ यूज होने वाला है? नहीं। मेरे लिए वो ही पानी यूजफुल है जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा। और ग्राउंड वाटर एक ऐसी चीज है जो 24 आवर अवेलेबल रहता है। अब देखो इसका फायदा क्या है। एक तो ग्राउंड वाटर को मैं कभी भी यूज कर सकता हूं, यूज एनी टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका इवापोरेशन नहीं होगा, पॉल्यूट होने के चांस कम है। ठीक है। मॉस्किटोज नहीं आएंगे। देखो कितने फायदे हैं ग्राउंड वाटर के, 24 घंटा अवेलेबल, कभी भी मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसका इवापोरेशन का कोई डर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉल्यूट होने के चांसेस भी कम है। बाकी के जितने भी पानी के रिसोर्स है ना, ये सब ओपन सोर्स है, गंदे होने के बहुत चांस है। लेकिन अपना वाला पॉल्यूट होने के चांस जो ग्राउंड वाटर है बहुत कम चांस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे, इसमें कोई गंदगी नहीं फैलेगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस और नो?
अब एक खड़ा होता है कि चलो ये सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन अच्छे ही है, जगह जगह पर डिपेंड करता है। अगर आप डैम के आसपास हो तो आपके डैम से फायदा होगा, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं है कि ट्यूबवेल खोद दी और हमेशा रहेगा। अगर ये ग्राउंड वाटर का लेवल है और मैं कुआं खोदता हूं या फिर बोरवेल बनाता हूं, ज्यादा यूज होगा तो ये लेवल कहां जाता जाएगा, डाउन। तो इसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, रिचार्ज, मतलब बार बार ये भरता रहे। तो कैसे रिचार्ज हो सकता है, एक तो रेनिंग से, रेन होगी तो ग्राउंड में पानी जाएगा, नहीं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक्चुअली मान लो कहीं बारिश वारिश हो रही है, बारिश में अगर पानी नदी में चला गया तो वो सीधा समुद्र में जाएगा, फिर यूज लगेगा नहीं। तो करके क्या रखो, मान लो कोई घर है, उसमें आजू बाजू में कुएं में डायरेक्ट पानी की पाइप डाल दो, जो बारिश होगी वो उसमें चली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि सिटीज हो गए ना, सिटीज में क्या होता है, रोड बनी होती है और सीमेंटेड होता है पार्ट मोस्ट ऑफ, तो वो पानी ग्राउंड में जाने की बजाय नदी नालों में चला जाता है और गंदा ही होना है। तो होता है क्या है, बहुत सारी सिटीज में गटर पाइपलाइन करके रखते हैं, तो पानी उस गटर पाइपलाइन से सीधा कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। प्लस मेडासन नाम सुना है, मेडासन? मेडासन में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया हुआ है सिस्टम, एक तालाब बनाया हुआ है और उसमें छेद किए हुए हैं। मतलब बारिश होगी वो तालाब भरेगा और वो पूरा पानी ग्राउंड में चला जाएगा। अगर वो छेद नहीं किए होते तालाब भरने के बाद। अच्छा, ठीक है, तू ये बताओ ग्राउंड वाटर समझ में आया कि नहीं? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास इतनी, ठीक है। आई एम